नमस्कार दोस्तों। आज हम अति महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है पृथ्वी का उद्भव। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप पृथ्वी को समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसका उद्भव किस तरीके से हुआ। आज जो हम स्थल मंडल देखते हैं, वायुमंडल देखते हैं या जल मंडल देखते हैं या जो हम जीवन देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है। तो उन सभी चीज़ों के ये जो सवाल हैं आपके इस क्लास में सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो बात करेंगे किसके बारे में? पृथ्वी के उद्भव के बारे में। तो आपको बता दूं कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 7 अरब वर्ष पूर्व जो है, पूर्व एक विस्फोट होता है जिसे हम बोलते हैं महाविस्फोट। महाविस्फोट, ठीक है, जिसे आप बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा जो है समझ सकते हैं। इसको हम अन्य चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो आज आप ब्रह्मांड देख रहे हैं ये शुरू हुआ है कब से? जब ये बिग बैंग की घटना होती है, जब पूरे यूनिवर्स का निर्माण होता है एक छोटे से बिंदु से। उस छोटे से बिंदु में अपार ऊर्जा, अपार घनत्व, अपार गुरुत्वाकर्षण होता है और इसके बाद जब वो बिंदु में विस्फोट होता है तो आप देखेंगे कि हजारों, लाखों गैलेक्सियों का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। इसी के साथ जो ग्रह हैं, जो पिंड हैं, या हम उल्का पिंडों की बात करें, क्षुद्र ग्रहों की बात करें, इन सभी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि पृथ्वी जो कि एक ग्रह है, पृथ्वी का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण शुरू होता है। जब ये विस्फोट हुआ था तो उस समय जितने भी ग्रह आप आज देख रहे हो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारण उनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है क्योंकि जितने भी धूल कण थे, जो तत्व थे, वो अत्यधिक गर्म थे और इसी के कारण आप देखोगे कि वो सभी ग्रह लंबे समय तक जो है एक गर्म ग्रह के रूप में जो है देखने को मिलते हैं। फिर आप देखोगे इसी क्रम में पृथ्वी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और आप देखेंगे कि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा होता है, जब ये अपने शुरुआती चरण में होती है, तो आप देखेंगे कि ये अत्यधिक गर्म, ठीक है, ये क्या होती है? अत्यधिक गर्म होती है, अत्यधिक गर्म होती है। यहाँ का जो वायुमंडल होता है ये काफी ज्यादा विरल होता है। वायुमंडल कैसा होता है? विरल होता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसके शुरुआती चरण में जो इसका वायुमंडल होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा जो है, सर्वाधिक सर्वाधिक हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम, इन गैसों की अधिकता होती है। इन गैसों की क्या होती है? अधिकता होती है, जिसके कारण किसी भी तरीके का जीवन तो संभव नहीं था। आज आप समझ सकते हैं आज जो पृथ्वी इतना सुंदर ग्रह बन के तैयार हुई है, इसका कारण है कि जो ये रक्त तप्त वाली पृथ्वी थी, ये धीमे धीमे आप देखेंगे क्या होगी? ठंडी होना शुरू होगी। ठीक है, पृथ्वी में क्या होगा? ये धीमे धीमे पृथ्वी जब ठंडी होगी, पृथ्वी का पृथ्वी जब ठंडी होगी तो इसमें कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें कुछ भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन शुरू होगा। ठीक है, इसी क्रम में आप देखेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और इसमें जैविक परिवर्तन होता है। परिवर्तन, ये निरंतर, ये परिवर्तन जो है ये निरंतर ही चलते रहते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि आगे चलकर इसी के कारण जितने भी जो तत्व होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तत्वों, पदार्थों, धूल कणों, धूल
कणों के कारण जो है, जिनमें ये सारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के कारण पृथ्वी जो है धीमे धीमे ठंडा होती है, और ठंडे होने के क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तत्व होते हैं, जो सारे के सारे पदार्थ होते हैं, ये आपस में कनेक्ट करने लगते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं। चट्टानों का निर्माण जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे, जब ये चट्टानों का निर्माण है, तो पृथ्वी जो आज आप देखते हैं कि गोल ग्रह है, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वो कठोर अवस्था में है, जिसके कारण ही आपके स्थल मंडलों का निर्माण हुआ है। लेकिन आज आंतरिक भाग में आप देखोगे तो अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग अवस्था में उपस्थित हैं, और वो अलग अलग जो पदार्थ अलग अलग अवस्था में स्थित हैं, उनका कारण है जो पदार्थों का घनत्व है, ठीक है, वो उनके डिफरेंशिएशन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, चट्टानों का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन ये वो समय है कि इसमें इस समय भी जो जीवन है, ठीक है, ये जीवन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि किसी भी तरीके की वनस्पति, जीव जंतु हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन धीमे धीमे आप देखेंगे कि यहाँ पर इन चट्टानों के कारण ही महाद्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, और साथ ही के साथ महासागरों का निर्माण होता है ना। साथ ही अभी हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। जब महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जीवन का विकास है, ये शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि अब जीवों की उत्पत्ति, जैसे हमारी वनस्पति हो गई, हमारे जंतु हो गए, इन सभी की उत्पत्ति होना, हमें जो शुरुआत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जब जीवन हो चुका है, तो पृथ्वी क्या बन गई, धीमे धीमे यहाँ पे महाद्वीप, महासागर के बाद यहाँ का वायुमंडल बदला, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, यहाँ पे पानी बढ़ गया, और इसी से जो जीवन की जो बेसिक नीड होती है, जो जरूरत होती है, ऑक्सीजन और पानी, वो यहाँ पे उपलब्ध हो गई, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जीवन का विकास देखने को मिलता है ना। और ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है आज जो सुंदर ग्रह के रूप में दिखती है, वो इसी परिवर्तन के कारण हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये परिवर्तन हुए कैसे। तो सबसे पहले समझेंगे पृथ्वी की संरचना को, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे पृथ्वी की संरचना, ठीक है। पृथ्वी जो आपको दिखाई देती है, आज से अरबों वर्ष पूर्व जो है इस स्थिति में नहीं थी जैसी आज है, ठीक है। आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है ये परतदार है। पृथ्वी की जो संरचना है ये कैसी है, ये परतदार संरचना है। परतदार का मतलब क्या है, अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी का जो बाह्य हिस्सा है, यानी कि बाहरी भाग है, और उससे जब आप केंद्र की ओर जाएंगे तो वहां पर जो पदार्थ हैं, उन सभी में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। पृथ्वी के जो पदार्थ हैं, जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया है, उनमें क्या है, आपको विभाजन देखने को मिलता है कि हर परत में अलग अलग तरीके के पदार्थ जो हैं प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभिक चरण में जो पृथ्वी है, ये क्या थी, ये बहुत ही ज्यादा गर्म थी, इसमें निरंतर अभिक्रियाएं चल रही थी, है ना। इसका धीमे धीमे वायुमंडल क्रिएट हो रहा था, और इसी वायुमंडल के क्रिएट में आप देखोगे कि केंद्र से बाह्य स्तर से केंद्र की ओर जब आप जाएंगे, केंद्र की ओर पदार्थों का क्या मिलता है, आपको डिफरेंस, यानी कि विभाजन देखने को मिलता है ना, विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, परतदार संरचना है, यानी कि हर स्तर में, हर परत में अलग तरीके के खनिज तत्व जो है आपके पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो पदार्थों की डेंसिटी है, घनत्व है, वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम पृथ्वी की संरचना की बात करें जो कि परतदार है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, आपकी पृथ्वी है ना। अगर इस तरीके से मैं बना दूं तो ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के अगर एक हिस्से को मैं यहाँ से इस तरीके से काट के दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है,
है ना। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, यानी कि जो महाद्वीप आप देखते हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके भूपर्पटी वाले भाग में आते हैं। फिर हम बात करें, जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, आपको दूसरा एक भाग दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, ये वाला भाग जो है इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मेंटल। और इसका जो सबसे आंतरिक भाग है, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे आंतरिक भाग है इसे हम कोर कहते हैं। तो ये जो विभाजन है ये किस आधार पे हुआ है, पदार्थों के आधार पर। कैसे, जैसे कि भूपर्पटी यानी कि सबसे बाह्य हिस्से में आप देखेंगे तो जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये कैसे, जो हल्के पदार्थ थे वो सतह के ऊपर आ गए और भारी पदार्थ जो है ये केंद्र की ओर चले गए। ऐसे समझिए, जब हम किसी बर्तन में किसी पदार्थ को गर्म करें तो आप देखेंगे उसमें जितने भी जो तत्व होते हैं, जो हल्के तत्व होंगे वो आपको ऊपर दिखाई देने लगेंगे, और जितने भी भारी तत्व होंगे वो बिल्कुल तली में जो है बैठ जाएंगे, है ना। जैसे जैसे ये जो प्रक्रिया निरंतर आप दोहराएंगे तो इसमें क्या होगा, बराबरी से हल्के तत्व ऊपर और भारी तत्व नीचे की ओर देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भूपर्पटी है इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, जिसे बोला जाता है सियाल। ठीक है, सियाल जो कि क्या है, कंपैरेटिवली कोर भाग में पाए जाने वाले पदार्थों से ये जो है तत्व हल्के होते हैं। मेंटल में आप देखेंगे तो मेंटल में आपको मिलेगा सीमा। ठीक है, सियाल का मतलब क्या है, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसी तरीके से आप देखेंगे मेंटल भाग में आपका पाया जाता है सीमा। सीमा का मतलब है सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और सबसे कोर भाग जो है यहाँ पे पाया जाता है निफे। ठीक है, क्या पाया जाता है, निफे। निफे का मतलब है निकिल और फेरस, निकिल प्लस फेरस। फेरस जो कि क्या होता है, आपका लोहा हो गया। तो निकिल और फेरस जो है ये क्या है, आपके बहुत ही कंपैरेटिवली, अगर आप बाहरी तत्वों को देखेंगे, जो बाहरी सतह में स्थित हैं वो सब हल्के तत्वों से बनी हुई चट्टानें हैं, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो हमें कठोर चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कठोर भाग देखने को मिलता है जो कि निर्मित है काफी ज्यादा घनत्व वाले पदार्थों से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो आप बोलेंगे कि मैडम जब हमने बात की कि पृथ्वी का जो निर्माण है उस समय जो वायुमंडल था उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जा रही थी, आपकी हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि पृथ्वी के निर्माण के समय आप देखेंगे, ठीक है, उस समय जो पृथ्वी का वायुमंडल था, पृथ्वी का वायुमंडल, इस वायुमंडल में क्या थी, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस की अधिकता थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ही वायुमंडल पृथ्वी पर पाया जाता था। लेकिन आप देखेंगे जो सौर पवन की घटना होती है, सौर पवन की घटना के कारण जितने भी पार्थिव ग्रह थे, ठीक है, इन सभी पार्थिव ग्रहों पर, जितने भी पार्थिव ग्रह थे, पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर इस तरीके से देखोगे तो आपको सन दिखाई देगा, और सन के सबसे पास जो है जो ग्रह दिखता है वो है आपका बुध। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाई देगा शुक्र। ठीक है, यहाँ पर आपको शुक्र दिखाई देगा। उसके बाद हमारी प्यारी पृथ्वी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पृथ्वी का आकार भी लगभग इसके बराबर होता है, इसको सही से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का ही जुड़वा ग्रह कहलाती है। ठीक है, शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो ये हो गई पृथ्वी, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा मंगल ग्रह। ठीक है, ये क्या है,
मंगल ग्रह। और इन सभी ग्रहों को हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो ये जितने भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों का निर्माण जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण ही हुआ है। लेकिन सौर पवन की जो घटना है उस कारण से इन सभी, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये पर्यावरण में, अगर हम वायुमंडल में देखें तो सबसे हल्की गैसें होती हैं। तो सौर पवन के कारण, यानी कि सूर्य के द्वारा सौर पवन की घटना के कारण सूर्य ने जो है, क्योंकि सूर्य जो है एक तारा है और इसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी पार्थिव ग्रह होते हैं, इन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है इनकी हल्की गैस जो हाइड्रोजन और हीलियम थी वो सूर्य की तरफ आकर्षित हो गई, और बाकी की जो तत्व थे, जो गैसेस थी, वो इन ग्रहों पर रह गई। ठीक है, तो इसी कारण जो पृथ्वी का वायुमंडल था ये कैसा था? काफी ज्यादा विरल देखने को मिलता है। ठीक है, विरल देखने को मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। ये सभी पार्थिव ग्रहों में ये घटना आपको देखने को मिलती है। ठीक, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के स्थल मंडल की। ठीक है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल का जो निर्माण है ये कैसे हुआ? स्थल मंडल का जो निर्माण है ये कैसे हुआ? तो अगर आप इसके प्रारंभिक चरण को देखोगे, इसमें कुछ चरण आप देखेंगे, तो इसका जो प्रारंभिक चरण होता है, प्रारंभिक चरण, इस चरण में आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है बहुत ज्यादा अस्थिर अवस्था में होती है। पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी अस्थिर अवस्था में होती है, अस्थिर अवस्था में देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि पृथ्वी जो आकार ले रही थी वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पृथ्वी बनकर तैयार हो गई। पृथ्वी जो है जब सूर्य का चारों ओर एक कक्षा में जब वो लोग सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे थे तो वो अपने अक्ष पर भी जो है रोटेट कर रहे थे वो सारे के सारे अणु, और वो भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ, यानी कि उसका उन सभी ग्रहों का तापमान जो है अत्यधिक होता है। फिर आप देखोगे कि धीमे धीमे पृथ्वी ठंडी होती है, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है सोलर सिस्टम हमारा बन रहा था, यूनिवर्स बन रहा था, तो इसी निर्माण में कई बार जो कोई बाहरी पिंड है वो आकर पृथ्वी से टकराता है, और इसके कारण जो है काफी ज्यादा पृथ्वी में हलचल होने लगती है। टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ था और बढ़ जाता है, और उसके बाद आप देखोगे कि जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो पदार्थ थे पृथ्वी में, जो तत्व थे, उनका क्या होने लगता है? विभाजन होने लगता है। वो फिर से तत्व जो है, जो हल्के तत्व होते हैं वो सतह के ऊपर आने लगते हैं, और जो बाहरी तत्व होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर आप देखोगे कि ये काफी ज्यादा अस्थिर अवस्था में रहती है। दूसरे चरण में आप देखेंगे अब यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये अब बढ़ने लगेगा, जिसके कारण पदार्थों का, जिसके कारण क्या होगा? पदार्थों का घनत्व भी, पदार्थों का घनत्व भी जो है इसमें भी वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, वृद्धि होने लगेगी, जिसके कारण जो ताप है, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पदार्थों के घनत्व की अधिकता जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें टेम्परेचर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग है ये तो जो है ठंडा हो जाता है। पृथ्वी का बाह्य भाग, तीसरा चरण जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी का बाह्य भाग, ठीक है, भाग जो है ये क्या हो जाता है? ये कठोर अवस्था में बन जाता है, यानी कि पदार्थ जो है आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर अवस्था में ये सारे के सारे तत्व आपस में जुड़कर कठोर चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चट्टानों का निर्माण करते हैं। इसी से क्या बनते हैं? आपके महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या होगा? महाद्वीपों का निर्माण प्रक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पृथ्वी का केंद्र, जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे ये अभी भी क्या है? द्रवित अवस्था में हो, और उस समय भी आप देखोगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग ये क्या होता है? ये आंशिक रूप से द्रवित अवस्था में
पाया जाता है। ठीक है, द्रवित अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर जो है अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तत्वों के घनत्व के कारण जो हमें विभाजन देखने को मिलता है, इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो धीमे धीमे जो सतह जो चट्टान थी, ये सब क्या थी? इनका हल्के तत्वों से, जो हल्के तत्व थे, ये क्या हो गए? हल्के तत्व सतह पर आ गए। ठीक है, और जो बाहरी तत्व थे, ठीक है, जो भारी तत्व थे, भारी तत्व, ये कहाँ चले गए? केंद्र में। जो कि अभी हमने देखा किस तरीके से सियाल, सीमा और निफे, इसके कारण ही जो है यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर स्थल मंडल की, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग की। और इसी से क्या होता है? आपकी भूपर्पटी का निर्माण होता है। इसी से क्या होगा? यही क्या बनेगी आगे चलकर? यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे क्या होगा? इन्हीं चट्टानों से आपकी भूपर्पटी का निर्माण होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? भूपर्पटी का आपको निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो तत्व जो है काफी ज्यादा गर्म थे, धीमे धीमे ठंडे हुए हैं, है ना, ये आपस में जुड़ गए और इसी से भूपर्पटी का निर्माण हुआ। ये समझ में आया कि जो चट्टानें थी वो किससे बनी? जो हल्के तत्व थे वो आपस में जुड़ गए, उसी से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, या हम कहें कि उसी से जो है आपकी पूरी के पूरे जो भूपर्पटी है उसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। अब इसी क्रम में आपसे पूछ सकता है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का निर्माण। देखो, चंद्रमा का निर्माण जो है किसी बाह्य तत्व से नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी के ही भाग से हुआ है। यानी कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से ही उत्पन्न उसका उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है। इसे हम सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट उसे कहा जाता है जो पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर उसका चक्कर लगाता है। तो मून भी करता है। ठीक है, तो इसे मून भी कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये क्या है? चंद्रमा। आज जो आप प्रशांत महासागर में जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है या जो गर्त है जो आप देखते हैं, वो कैसे बना? पृथ्वी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा जहां पर सबसे गहरा बिंदु स्थित है, यानी कि जो सबसे गहरा गर्त है पृथ्वी का, वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो वो गर्त कैसे बना? वो ऐसे बना, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी से 3 गुना बड़ा जो पिंड है ये क्या होता है? पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, और पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी से क्या होगी? इसकी टक्कर होगी, और ये पिंड जो है टकराने के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा जो है, पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो जाएगा, और वो क्या करेगा? जब टूट के वो जाता है तो वो पृथ्वी की ही ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने लगता है, और यही क्या कहलाया? हमारा मून, हमारा चंद्रमा कहलाया। तो आपको समझ में आया कि स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ है। अब बात करेंगे हम वायुमंडल की और जलमंडल की कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं किसके बारे में? वायु मंडल और जलमंडल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जलमंडल। अब यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल आपको बताया कि शुरुआती चरण में जब पृथ्वी बन रही थी तो उस समय पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा उसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो गैस थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। फिर सौर पवन की घटना होती है जिसकी वजह से जो हल्की गैसें हैं ये सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, और बाकी के तत्व जो है पृथ्वी के वायुमंडल में रह जाते हैं। और जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं वो आते कहाँ से हैं? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल का निर्माण। ठीक है, तो शुरुआत में आप देखोगे कि प्रारंभ
प्रारंभ में जो पृथ्वी होती है ये कैसी होती है, विरल होती है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है ना, ये क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। सौर पवन की घटना के बाद यहाँ पे पृथ्वी जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम की कमी होती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि पृथ्वी का बाह्य भाग, जो अभी हमने स्थल मंडल देखा, इसका बाह्य भाग जो है ये क्या हो चुका है, कठोर अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि पृथ्वी में अभी भी जो है हलचल हो रही है, और उस हलचल के कारण जो पृथ्वी का बाह्य ठोस भाग है उसमें क्या होती है, दरारें पड़ती हैं। और उस कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी घटनाएं होती है। अब जब ज्वालामुखी की घटनाएं होंगी तो आप सभी जानते होंगे कि ज्वालामुखी की घटना से क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या अमोनिया की बात करें, ये सभी गैसें जो है हमें ज्वालामुखी, अमोनिया, ठीक है, इन सभी का जो उत्पत्ति है इन गैसों की, ये वायुमंडल में किसके कारण होती है, ज्वालामुखी एक्टिविटी के कारण होती है। लेकिन ये अभी भी जीवन के लिए जो है सुलभ नहीं है, यानी कि अभी भी इसके कारण जो है जीवन संभव नहीं हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि इस ज्वालामुखी गतिविधि के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ठीक है, आंतरिक भाग से आपको क्या देखने को मिलती है, भाप ऊपर की तरफ आती है, और साथ ही के साथ जलवाष्प जो है पृथ्वी की सतह पर आता है, पृथ्वी की सतह पर आना शुरू होता है। अब जब भाप और जलवाष्प जो है पृथ्वी की सतह पर आएंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो क्या पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र को ये आर्द्र नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता जो है ये बढ़ने लगेगी, ह्यूमिडिटी बनेगी। तो यहाँ पर जब आर्द्रता बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी। और इसी अभिक्रिया से आप देखेंगे कि क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो वायुमंडल है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर थी, अब धीमे धीमे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर मॉइस्चर जो होता है, जो जलवाष्प होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करती है, और धीमे धीमे जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये बढ़ रही है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है अधिक हो रही है। और यही समय वो होता है जब आप देखेंगे कि महासागरों का निर्माण भी होगा, महासागरों का निर्माण भी होगा, उसको भी देखेंगे। महासागरों का निर्माण हो जाता है तो आपको मालूम है कि पृथ्वी का सूर्य के बाह्य क्षेत्र को अगर आप देखोगे कि आज भी सूर्य के कारण जो है समुद्र का क्या होता है, समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है, और सेम चीज जो है उस समय भी हो रही थी। तो महासागरों से जो जल है ये क्या हो रहा था, वाष्पीकृत हो रहा था, और जो वाष्पीकृत जल था, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे वाष्पीकृत जल जो है ये क्या होगा, ये संघनित होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये संघनित होना शुरू होगा, और इससे क्या होगी, इससे होगी वर्षा, इससे क्या होगी, बहुत ज्यादा जो वर्षा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगी, वर्षा होगी, तो वर्षा जब होगी तो इससे क्या होगा, इससे आपके जल मंडल का निर्माण होगा, ठीक है। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आप इसको एक दूसरे से जोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जब जल यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पे क्या होगा, जलमंडल का निर्माण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जलमंडल का जो निर्माण है ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाप और जलवाष्प ऊपर आ रही थी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, और साथ ही के साथ जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, इसमें आप देखोगे कि जो वाष्प था उसके कारण वायुमंडल बहुत ही ज्यादा आर्द्र होता है, और यहाँ पर जो पानी है ये बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी का निर्माण भी शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इससे जो जल है यानी कि पानी का निर्माण हमें देखने को मिलेगा,
ठीक है, निर्माण हमें देखने को मिलेगा। और जब निर्माण होगा तो इससे क्या होगा, महासागरों की उत्पत्ति होगी, महासागरों की, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना कि संघनित होगा महासागर जो है, ये महासागर बने, महासागर जो है यहाँ से वाष्पीकृत जल होगा, संघनित होगा, इससे वर्षा होगी और धीमे धीमे जो है यहाँ पर महासागरों का निर्माण होगा। ठीक है, महासागरों की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब महासागर बन गए हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब वनस्पतियों की उत्पत्ति भी होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले एक कोश के जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति शुरू होगी। धीमे धीमे वो समुद्र से, सबसे पहले समुद्र में ही जो एक कोशिकीय जीव हैं, चाहे पौधों की बात करें या जंतुओं की, दोनों की उत्पत्ति समुद्र से होती है, यानी कि महासागरों से होती है। धीमे धीमे वो स्थल भाग में जो है आना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो इससे भी क्या होगा, आपके ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ है, आपके ऑक्सीजन जो है ये भी यहाँ पर बनना शुरू हो गई। अब जब ऑक्सीजन बन गई है ना, वर्षा हो रही है, तो क्या होगा, पृथ्वी के धरातल का जो तापमान है ये क्या होगा, पृथ्वी के धरातल का जो तापमान है ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कम होने लगेगा और पृथ्वी जो है एक सुंदर ग्रह के रूप में, एक सुंदर ग्रह के रूप में क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से धीमे धीमे एक क्रमबद्ध तरीके से जो है यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ है। हमने देखा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, ये कब शुरू होती है, आपकी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 6 अरब वर्ष पूर्व शुरू होती है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि 400 अरब वर्ष पूर्व, 400 अरब वर्ष पूर्व जो है क्या होता है, यहाँ पर महासागरों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 380 वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व, 380 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व जो है आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसका प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कब हो रहा है, 380 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे जो जीवन की उत्पत्ति है, ठीक है, ये कब से शुरू होती है, तो आप देखेंगे कि लगभग 250 से लेकर 300 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 300 अरब वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति जो है यहाँ पर शुरू होती है। यानी कि पहला जो जीव है ये आपको 250 से 300 अरब वर्ष पूर्व जो है सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से जो है एक क्रमबद्ध तरीके से देखा कि जो पृथ्वी की संरचना है वो कैसे निर्मित हुई है, कैसे स्थल खंडों का निर्माण हुआ है, कैसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है और कैसे जलमंडल का निर्माण हुआ है। लेकिन पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर आज हम आधुनिक समय की बात करें तो इस प्रक्रिया में जितनी भी चीजें घटित हुई हैं या जो निर्माण हुई हैं इनको स्टडी करने के लिए यानी कि जानने के लिए आखिर कौन सा ऐसा पीरियड था जब सबसे पहले महासागरों का निर्माण हुआ जैसे हमने देखा। उसके बाद जब जीवन की शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आए। उसके बाद बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव होते जिन्हें हम अकशेरुकी कहते हैं उनका निर्माण जो है किस पीरियड में हुआ है। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए जो है इनको कुछ काल खंडों में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिकों ने जो पूरा का पूरा ये टाइम
पीरियड, जैसे मनुष्य होता है उसका 100 ईयर्स होते हैं, तो 100 ईयर्स को तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब बात हो रही है अरबों साल पहले की, है ना, अरबों साल पहले की, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको टाइम पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। तो उसको यहाँ पर हम टाइम पीरियड्स में देखेंगे, ठीक है। तो वे जो भूवैज्ञानिक कालक्रम है, इसको यहाँ पर आप देखोगे तो इसको कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कुछ खंडों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहला पीरियड जो है ये है इयोन, ठीक है, दूसरा है महाकल्प, तीसरा है कल्प, चौथा है युग और आयु। इयॉन्स को इंग्लिश में भी इयॉन्स कहते हैं, महाकल्प को एरा कहा जाता है, कल्प जो है ये पीरियड होता है, युग को इपोच कहते हैं और एज को आयु कहा जाता है। इसकी टर्मोलॉजी हिंदी में जितनी महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्या होता है, सवाल ऐसे दे दिया जाता है कि इंग्लिश टर्म यूज कर देते हैं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको टर्मोलॉजी जो है ये दोनों ही ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप देखोगे जो इयॉन है ये कौन सा समय है, ये अब से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, अरब वर्ष पूर्व की बात करता है, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात करता है। ये वो समय था जब आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग की घटना होती है, ठीक है, यानी कि महाविस्फोट होता है, विस्फोट होता है जिसके कारण ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है, ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होंगे, ब्रह्मांड के साथ साथ यहाँ पर तारों का भी निर्माण होगा, तारों का निर्माण जो है यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। तो ये घटना जो है इसको हम इस पीरियड को जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस कालखंड को हम इयोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं, इयोन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका एरा, और आप देखोगे कि जितने भी ये कालखंड है इनको भी कैटेगराइज किया गया। जैसे कि आप महाकल्प को देखोगे तो इसमें 3 कैटेगरीज जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। किसमें, हम बात करेंगे एरा के बारे में, यानी कि महाकल्प। महाकल्प में पहला समय आता है आपका प्री कैम्बियम, इसके बाद आता है पुराजीवी, ठीक है, प्री कैम्बियम, इसके बाद पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी, यानी कि प्री कैम्ब्रियम, पैलियोजोइक, ठीक है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ये पीरियड जो है, ये महाकल्प, ये कालखंड जो है यहाँ पर विभाजित किए गए हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और देखेंगे कि इन कालखंडों में जो है क्या क्या चीजें यहाँ पर, कौन कौन सी घटनाएं जो है यहाँ पर हुई हैं। तो हम देखेंगे अब किसके बारे में बात करेंगे, प्री कैम्ब्रियम। प्री कैम्ब्रियम जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि इसको भी क्या डिवाइड किया गया है, इसको पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि कल्प में डिवाइड किया है। तो इसके 3 कल्प आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पुराजीवी की बात करें तो यहाँ पर इसे 6 खंडों में बांटा गया है। मध्यजीवी की बात करें तो इसे 3 खंडों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। वहीं पे नवजीवी अगर आप देखेंगे तो इसे 2 खंडों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक चीज, इस कालखंड को समझने से पहले एक चीज आप जान लो कि जो भी हम यहाँ पर कालखंड है इसके बारे में पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे मेथड जो हैं अपनाए गए हैं, जैसे कि रेट ऑफ सैनिटेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो अवसादीकरण होता है उससे अध्ययन से पता लगाया जा सकता है कि जो अवसाद की दर है वो कैसे है, तो वो भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है। इसके अलावा जीवाश्मों का अध्ययन करके भी, है ना, उससे पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा महासागरों की लवणता जो है उसके आधार पर जो है अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सटीक रूप से जो है विवरण नहीं करते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो एक बार में निर्मित नहीं हुए, उसमें कई बार जो है निर्माण क्रिया हुई है, बहुत बार भू हलचल हुई है। तो ऐसे में बहुत ही सटीक तरीके का मेथड हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर हमें जो सबसे रिलेवेंट मालूम पड़ता है, जो मेथड हम यूज करते हैं, उसमें एक तो आता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डेटिंग,
ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग या हम कहें डेटिंग, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। और दूसरा होता है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। ये दो मेथड हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम हमारे जो प्राचीन समय में पृथ्वी के भूखंड जो हैं उनका निर्माण किस तरीके से हुआ इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए जो पृथ्वी के अध्ययन का जो मेथड है, ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन का जो मेथड है उसे हम रेडियो एक्टिव डेटिंग या कार्बन डेटिंग के माध्यम से समझते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खासियत ये होती है कि उनका एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड है। जब वो अपना आधा टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो वो दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके लिए आप समझ सकते हो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम है, ये क्या होगा, अपना आधा समय कंप्लीट करने के बाद ये क्या होगा, लेड या शीशा इसमें परिवर्तित हो जाता है, लेड या शीशा में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। और इसी क्रम में आप देखोगे कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग के लिए C14 मेथड जो है यूज होता है, जिससे हम देखते हैं कि कौन सा, जैसे कि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल विभाग है वो क्या करता है, C14 मेथड जो होता है यानी कार्बन डेटिंग जो होता है उस मेथड के माध्यम से पता लगाता है कि कौन सी सभ्यता जो है आज से 2000 साल पहले या 3000 साल जो पहले है उसका किस तरीके से जो है उस समय रही होगी। ये सब चीजें जो है हमें कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चलती हैं। ठीक है, अब हम महाकल्प की बात कर रहे हैं तो एक एक करके उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले बात की हमने प्री कैम्ब्रियम की। प्री कैम्ब्रियम जो है इसको 3 खंडों में, काल खंडों में विभाजित किया है। प्री कैम्ब्रियम जो है ये महाकल्प है और ये सभी क्या है, ये कल्प है यानी कि पीरियड है, कैम्ब्रियम के ही पीरियड्स हैं। तो आप देखोगे कि इस पीरियड्स में एजोइक आता है, आर्कियन आता है और प्रोटेरोजोइक आता है। याद रखिएगा, एजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक आता है। इन तीनों में अगर आप देखोगे तो एजोइक और आर्कियन, ठीक है, ये वो समय था जब चट्टानों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, चट्टानों का निर्माण हो रहा था। आपने सुना होगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये किस पीरियड में या किस कालखंड में हुई है। तो ये कब की घटना है, आपकी प्री कैम्ब्रियम, जब आपकी पृथ्वी के बाहर जो स्थल मंडल है उसका निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है, इसके अलावा महासागर, सागर जो है ये भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये ऐसा पीरियड होता है जब किसी भी तरीके का जीवन जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे एजोइक, आर्कियन के बाद जब हम प्रोटेरोजोइक में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे जो नीली हरी शैवाल, ठीक है, शैवाल जो है ये हमें देखने को मिलती है, कवक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कवक जो है ये इनकी उत्पत्ति यानी कि एक कोशिकीय जो जीव हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होना यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उत्पत्ति होना जो है यहाँ पे प्रोटेरोजोइक में शुरू हो जाता है। लेकिन इन सभी के बारे में जो है हमें बहुत ज्यादा सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि पृथ्वी की भू हलचल के कारण जो है इसमें बहुत बार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका क्या, प्री कैम्ब्रियम। ठीक है, प्री कैम्ब्रियम। अब बात करेंगे हम दूसरे महाकल्प की, जिसको हम कहते हैं पुराजीवी। पुराजीवी जो है इसको 6 खंडों में बांटा गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो 6 खंडों में कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिलिरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। अब इन जो जितने भी ये कालखंड हैं, इस कालखंड में हर खंड में आप देखोगे कि अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि पुराजीवी की बात करें जिसे हम पैलियोजोइक कहते हैं, तो पैलियोजोइक का जो पहला खंड है, कालखंड, उसे हम कैम्ब्रियम कहते हैं। और इस कैम्ब्रियम टाइम पे आप देखेंगे तो क्या होती है, कैम्ब्रिया जो शब्द है, कैम्ब्रिया वेल्स का पुराना यानी कि प्राचीन नाम है कैम्ब्रिया। ठीक है, वेल्स का, और उसी के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा है, कैम्ब्रियम, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, कैम्ब्रियन भू हलचलें हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है, कैम्ब्रियन भू हलचल होती है, जिसके कारण
लॉरेशियन पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, लॉरिएशियन पर्वत जो है उन क्रम की उन श्रेणियों के पर्वत जो है उनका निर्माण जो है हमें किस में देखने को मिलता है, आपके कैम्ब्रियन पीरियड में। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, ऑर्डोविशियन पीरियड के बारे में। ऑर्डोविशियन जो है ये वो पीरियड था जब समुद्र में जो अकशेरुकी जो जीव होते हैं, ठीक है, ऑर्डोविशियन पीरियड कौन सा है, जब समुद्री अकशेरुकी ठीक है जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अकशेरुकी जीव कौन से होते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हैं, ठीक है, जीव हैं, इनकी उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। अकशेरुकी को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुकी जो जीव है वो हमें किस पीरियड में देखने को मिलते हैं, तो ऑर्डोविशियन जो कालखंड रहा है यहाँ पर, जो कि किसका भाग है, आपके पुराजीवी पैलियोजोइक का समय है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर पहला मछली जो है वो भी आपको देखने को मिलता है कि मछली जो है सबसे पहले आपकी इसी समय देखने को मिलती है, क्योंकि अकशेरुकी जीव जो है वो आ चुके हैं। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि फिर पीरियड आता है सिल्रियन का। ठीक है, सिल्रियन पीरियड वो समय होता है जब पहली बार पत्ती रहित वनस्पति जो है स्थल भाग पे देखने को मिलती है। ठीक है, सिल्रियन पीरियड कौन सा है, स्थल भाग पर पत्ती रहित पौधे जो हैं इनका निर्माण शुरू होता है। पत्ती रहित पौधे आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, सिल्रियन पीरियड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिल्रियन पीरियड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भारत में अरावली पर्वत है, या हम बात करें सतपुड़ा की या महादेव की, ये भी आपको सिल्रियन पीरियड में देखने को मिलता है। तो यहीं पे लिख लो अरावली, ठीक है, महादेव और सतपुड़ा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि किस कालखंड में जो है किस चीज का निर्माण हुआ है, और परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर तैयार करता है, वो यहाँ से सवाल जरूर बनाता है, और इससे सवाल पूछे भी गए हैं। अगर आप भारत की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो आपसे पूछ सकता है कि जो अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, इसका निर्माण कार्य जो है ये किस कालखंड में हुआ है, तो याद रखिएगा किस में हुआ है, सिल्रियन पीरियड में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, डेवोनियन पीरियड। इसको कहा जाता है एज ऑफ फिशेस। ठीक है, यानी कि इस समय जो आप देखोगे कि ये क्या है, ये मत्स्य युग होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मत्स्य युग होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मछलियों का डोमिनेंट होता है। यहाँ पे स्थल भाग पर जीव नहीं है, समुद्र में है, और समुद्रों में भी सबसे ज्यादा क्या है, मछलियां, यानी कि मछलियां डोमिनेट कर रही हैं। यानी कि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किसकी संख्या है, मछलियों की संख्या। और ये हमें कब देखने को मिलती है, आपके डेवोनियन पीरियड में। और साथ ही के साथ मछलियों के साथ आपको यहाँ पर उभयचर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एम्फीबियंस। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पीरियड होता है, यहाँ पर उभयचर जो है ये भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एम्फीबियंस यानी कि इनकी उत्पत्ति। उभयचर क्या होता है, उभयचर वो जीव होते हैं जो समुद्र और स्थल दोनों भागों पर आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, जो समुद्र और स्थल दोनों पे रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस या फिर उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो जो डेवोनियन पीरियड है वो क्या है, एजेस ऑफ फिशेस, यानी कि मत्स्य युग कहलाता है। यानी कि इस समय मछलियों का डोमिनेंस रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, कार्बोनीफेरस। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, कार्बोनीफेरस। अब कार्बोनीफेरस जो है इसको इसके नाम से आप समझ सकते हो, इसमें नाम आ रहा है कार्बन। ठीक है, यानी कि जो कोयले की उत्पत्ति है, कोयले का जो निर्माण है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, कार्बोनीफेरस में। ठीक है, कोयले का निर्माण जो है ये किस में मिलेगा, आपके कार्बोनीफेरस में। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डेवोनियन पीरियड में देखेंगे एजेस ऑफ फिशेस है, इसी तरीके से कार्बोनीफेरस वो युग होता है जहां पर जो उभयचर होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस।
एज ऑफ एम्फीबियंस, यानी कि उभयचरों का युग। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा उभयचरों का युग भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका पर्मियन पीरियड। ठीक है, सबसे आखिरी में क्या आएगा आपका पर्मियन पीरियड, और ये वो समय है जब आपके अपलेशियन पर्वत और दामोदर घाटी इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो भारत में आप देखोगे किसका, दामोदर जो क्षेत्र है, दामोदर श्रेणी, और साथ ही के साथ अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत का निर्माण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो कालखंड है उसमें इयोन्स है, इयोन्स के बाद आपका इरा आता है यानी कि महाकल्प आता है, महाकल्प के बाद आपका पीरियड आता है यानी कि कल्प आता है, उसके बाद युग आता है यानी कि इपोच, और उसके बाद जो एज है यानी कि आयु। ये कालखंड हमने देखे। तो इयोन्स आपको याद आ गया होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तारों की उत्पत्ति हुई है, सूरज भी एक तारा है, उसकी उत्पत्ति भी जो है इयोन पीरियड में हुई है। इसके बाद हमने देखा किसको, महाकल्प को, जिसे 4 पीरियड्स में बांटा गया। तो एक तो है आपका प्री कैम्ब्रियम, दूसरा है पुराजीवी, उसके बाद आता है मध्यजीवी और फिर नवजीवी। हमने जो अभी बात की है वो है आपके पैलियोजोइक यानी कि पुराजीवी, जिसमें हमने इन 6 खंडों को यहाँ पर देख लिया है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मध्यजीवी के बारे में। ठीक है, जो कि है मीसोजोइक। की काफी इंटरेस्टिंग पीरियड रहा है, क्योंकि इस पीरियड से आप जरूर वाकिफ होंगे, है ना। इस पीरियड का नाम जो है आपने जरूर सुना होगा। जैसे कि आप देखोगे कि इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 कालखंडों में, जैसे ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जो ट्रियासिक पीरियड होता है, यहां पर आप देखोगे जो डायनासोर है, ये जो है इसे कहा जाता है एज ऑफ डायनासोर, यानी कि डायनासोर युग भी कहा जाता है। ठीक है, डायनासोर युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो ये मध्यजीवी है या मीसोजोइक है, इस समय जो डायनासोर थे वो डोमिनेट कर रहे थे पृथ्वी को, वो सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है देखने को मिलती है। डायनासोर जो है वो रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे मध्यजीवी में सबसे पहला पीरियड आता है और वो होता है आपका ट्रियासिक। ठीक है, जहां पर आप देखोगे कि डायनासोर्स की उत्पत्ति होना शुरू होती है, डायनासोर की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। फिर आता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड को आपको जुरासिक मूवी से याद आ गया होगा, है ना। जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या है, डायनासोर वगैरह दिखाए गए हैं। वो क्यों दिखाए गए? क्योंकि जुरासिक पीरियड जो कि मध्यजीवी यानी कि मीसोजोइक का पीरियड है, यहाँ पर आप देखोगे कि जुरासिक में क्या होता है, ये डोमिनेट करते हैं, यानी कि ये जो समय है जहां पर डायनासोर की जो संख्या है, डायनासोर की जो संख्या है इसमें क्या होती है, ये डोमिनेट करते हैं। ये सबसे ज्यादा होती है किसमें, आपके जुरासिक पीरियड में। और क्रिटेशियस में जो है ये विलुप्त होने लगते हैं। ठीक है, विलुप्त होने लगते हैं, यानी कि धीमे धीमे जो है अब आपको देखने को मिलेगा कि जो डायनासोर हैं ये क्या हो रहे हैं, ये समाप्त हो रहे हैं। और ये कब हो रहा है, क्रिटेशियस पीरियड में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो किसमें हो रहा है, आपके क्रिटेशियस पीरियड में हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं जो है ये किसकी हैं, मीसोजोइक पीरियड की हैं। ठीक है, मीसोजोइक पीरियड के हैं। लेकिन आपको बता दूं क्रिटेशियस पीरियड में ही एक वो समय आता है जब जो आपका क्रिटेशियस में ही जो पेंजिया होता है ना, पेंजिया इसका क्या होता है, विखंडन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेंजिया जो होता है विखंडन होना शुरू हो जाता है। पेंजिया क्या होता है, पेंजिया जो है इसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। आज आप देख रहे हो कि 7 महाद्वीप हैं, अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, एशिया है।
पहले ये सब अलग अलग महाद्वीप नहीं हुआ करते थे, भी सारे के सारे जो भी आपको द्वीप, ये जो भी महाद्वीप दिख रहे हैं वो सब एक ही साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, पेंजिया क्या था, ये सभी जो महाद्वीप है ये आपस में जुड़े हुए थे और इसी को हम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि यहाँ पर पेंजिया का कहते थे। और इसी समय पेंजिया का विखंडन होना शुरू होता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दो भागों में टूट जाता है। ऊपर वाला भाग जो है, जैसे इस तरीके से अगर मैं पृथ्वी को बनाऊं, और ये है पेंजिया। अब ये पेंजिया जो है ये क्या हो गया है, ये बीच से टूटने लगा है, यहाँ पे क्या हो गया, इसमें दरार पड़ गई और ये हिस्सा जो है दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाला भाग जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहा जाता था। ठीक है, और नीचे वाला भाग जो है इसे गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो पेंजिया का विखंडन है या जो गोंडवाना का विखंडन है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये पीरियड है जब डायनासोर भी जो है ये क्या हो रहे हैं, इनका डोमिनेंस भी धीमे धीमे यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, आपके मध्यजीवी की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर नवजीवी के बारे में। नवजीवी जो टाइम पीरियड है, जो कालखंड है, इसे दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक है टर्शियन युग और दूसरा है क्वार्टेनरी। ठीक है, एक है टर्शियन और दूसरा है क्वार्टेनरी। टर्शियन युग वो होता है जहां पर आपको छोटे स्तनधारी, छोटे जो स्तनधारी होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि खरगोश हो गया, खरगोश, चूहा, है ना, चूहा, चूहा। इसके अलावा आपको घोड़े, घोड़ा देखने को मिलता है। और यही वो समय होता है टर्शरी पीरियड का जब आपके विशाल हिमालय का निर्माण होता है, यानी कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय जो है, हिमालय, इसके अलावा लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, और आपका शिवालिक, शिवालिक, इसकी क्या होती है, इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो है ये किसमें देखने को मिलता है, टर्शरी युग में। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ सकता है। तो हो सकता है कि आपको इरादे दे, जैसे कि यहाँ पे नवजीवी, यानी कि इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इसे सीनोजॉइक कहते हैं। तो अगर हो सकता है आपको टर्मिनोलॉजी दे दे कि सीनोजॉइक पीरियड में इनमें से किसका निर्माण हुआ है, तो आपके सामने ऑप्शन रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत जो है इनका निर्माण आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रारंभिक मनुष्य के जो पूर्वज थे, ठीक है, इसी पीरियड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कपि युग, कपि युग। ठीक है, यानी कि एज ऑफ मंकी, कपि युग यानी कि एज ऑफ मंकीज देखने को मिलेंगे, एज ऑफ मंकीज देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्रारंभिक मानव था, है ना, जो मानव के पूर्वज रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, मानव के पूर्वज, पूर्वज। ठीक है, यानी कि कपि युग जो है ये भी आपको टर्शरी पीरियड में देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि नवजीवी में आपका टर्शरी पीरियड है जहां पर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, क्वार्टिनरी के बारे में। ठीक है, क्वार्टिनरी वो समय है जब आधुनिक मानव यानी कि एज ऑफ होमो सैपियंस, ठीक है, क्वार्टिनरी जो पीरियड है, यहाँ पर टर्शरी हो गया, यहाँ पे है क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी में सबसे पहले आधुनिक मानव जो है इसकी उत्पत्ति शुरू हुई है, यानी कि होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। अगर आप देखोगे तो हम सब क्या हैं, हम सब होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव हैं। ठीक है, आधुनिक मानव हैं जो कि इस पीरियड में यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि टर्शरी में और भी बहुत सारे पीरियड हैं, जैसे पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मियोसीन है और प्लियोसीन है। तो ये कालखंड याद रखिएगा, टर्शरी में है यहाँ पर, और यहाँ से भी सवाल बनते हैं। क्वार्टिनरी में मैंने आपको बताया प्लिस्टोसिन, होलोसिन और एथ्रोपोसिन। ठीक है, तो प्लिस्टोसिन वो समय होता है जब आधुनिक मानव आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आधुनिक मानव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें क्या है, आधुनिक
मानव की उत्पत्ति जो है ये किस कालखंड में हुई है, तो ये प्लेस्टोसिन पीरियड में देखने को मिलती है। किस में होती है? प्लेस्टोसिन पीरियड। और इसके बाद जो कालखंड हम पढ़ते हैं या हम जो देखते हैं वो कौन सा है आपका? वो है आपका होलियोसिन। होलियोसिन जो है इसमें हिम युग के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि आइस एज कहा जाता है, यानी कि जो बर्फ है ये पृथ्वी जो है कई बार जो ठंडी हुई है, कई बार गर्म हुई है। तो ऐसा माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अब तक जो है हिमयुग 4 बार आ चुका है। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो घटना हुई है ये किस में हुई है? ये होलोसिन पीरियड में देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें एंथ्रोपोसिन, वो आज का समय है, ये आधुनिक समय की बात हो रही है। ठीक है, वैज्ञानिक ने आधुनिक समय की बात कर रहा है। ठीक है, आधुनिक समय में आपको मालूम है कि मानव जो है काफी ज्यादा शिक्षित हो गया है, काफी ज्यादा सक्षम हो गया है, नए नए आविष्कार कर रहा है, औद्योगिकीकरण कर रहा है। और इन सभी के कारण जो है हमने बहुत ज्यादा चीजों को सीखने के बाद हमने अपनी सुविधाओं को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत आसान बनाने के लिए जो है जितने भी पृथ्वी पे संसाधन हैं उनका दोहन करना शुरू किया। और उन दोहन की वजह से आप देखोगे कि आज पृथ्वी की हालत जो है काफी गंभीर है। तो आधुनिक समय में बात करें तो यहाँ पे मानव जो है ये काफी ज्यादा सक्षम हो गया है। तो इसने औद्योगिकरण जो है इसको किया। औद्योगिकरण हुआ है, इसी वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बड़ी, ग्लोबल वार्मिंग से आप समझ गए होंगे, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी गैसेस हैं, जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, इसके अलावा जो CFC है, ये सब क्या कर रही है? पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसकी वजह से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है ना? समुद्र का स्तर जो है इसमें भी वृद्धि हो रही है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी जो प्रजातियां जो हैं, ठीक है, चाहे हम स्थल मंडल की बात कर लें चाहे जल मंडल की बात कर लें, दोनों ही जगह पे प्रजातियां जो है ये लगातार क्या हो रही? प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये आंकड़ा निकाला है कि अब तक जो हम टाइम पीरियड में देखें तो लगभग 2.8 मिलियन वर्ष के बीच में, इस अंतराल में अभी तक जो है कई सारी जो प्रजातियां हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं। लगभग 75% जो प्रजातियां हैं वो इस पीरियड में विलुप्त हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो कि आज हमें जरूरत है कि हम पृथ्वी को जो है सही तरीके से बचा सके, है ना? और ऐसी चीजों को लाए जिससे कि आगे आने वाला जो जीवन है, जो आने वाली प्रजाति होगी, उसको संरक्षित किया जा सके, चाहे वो मानव की बात हो या अलग और अन्य जीव जंतुओं की बात हो। तो ये था आपका पृथ्वी के उद्भव से संबंधित चैप्टर, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने सारे के सारे जो टॉपिक हैं, होप आपको ये पूरी क्लास जो है, अब आपको बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि पृथ्वी की संरचना, तो आने वाले समय में जो हम आगे चैप्टर देखेंगे उसमें हम पृथ्वी की संरचना को और डेप्थ में पढ़ेंगे, या हम जल मंडल की बात करें तो उसको भी हम और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सभी चीजों को जो है क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन जो आपके बेसिक डाउट्स हैं वो इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि परीक्षा में आखिर क्वेश्चन आते किस तरीके से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि यूपीपीसीएस प्री में 2018 में क्वेश्चन आया है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, पहला सरीसृप दिया है, पहला कीट कवच वाले जीव, और पहला स्तनधारी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मैचिंग करने के लिए इसकी सबसे पहले कौन से जीव आए हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या हुए थे? सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आए। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो कवच वाले जीव हैं, ठीक है, जो अपने आप को शेल में, ठीक है, शेल में रखते हैं, तो वो जीव जो है सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद आपको पहला कीट देखने को मिलेगा, है ना।
यानी कि जो मकोड़े हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं रेंगने वाले यानी कि रेप्टाइल, इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद आता है पहला स्तनधारी। तो जो ये काल क्रम है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 3214। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपके कवच वाले जीव आए हैं, उसके बाद पहला कीट देखा गया, फिर सरीसृप और उसके बाद पहला स्तनधारी जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी तरीके से एक और सवाल यहाँ पर देखेंगे किस तरीके का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे सवाल आया है यूपीपीसीएस प्री के 2018 के पेपर में है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार जो है किस पीरियड में हुआ है। तो आपके सामने है प्लियोसिन, पैलियोसिन, प्लिस्टोसिन या फिर अभिनव जवाब या फिर ओलिगोसिन। तो इसका सही जवाब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लिस्टोसिन या फिर जो अभिनव जवाब है ना, इस पीरियड में जो है आपके जो राजस्थान मरुस्थल है या थार मरुस्थल है इसका निर्माण शुरू है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना या फिर किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, है ना, जो जीवन है जो जीव थे उनको प्रभावित किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। ठीक है, ये आईएएस यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन या फिर हिमानी चक्र यानी कि आइस एज। तो यहाँ पे केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है हम इसको ऊपर करते हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे या ना तो एक ना ही दो, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि एक बात बताई कि जब जो भूखंड है जो स्थल भाग है अगर उसमें हलचल होगी तो आपने आज भी देखा होगा कि पृथ्वी पे थोड़ा सा भी भूकंप आ जाता है तो आसपास के एरिया में कितना नुकसान होता है। तो क्या उस समय में जो जीव जंतु होंगे उन पे प्रभाव नहीं पड़ा होगा। तो क्या महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन का मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो क्या इससे वहां के जीव जंतु और वनस्पति में प्रभाव नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा, है ना। भू हलचल से जीव जंतु और वनस्पति दोनों नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीव हैं इनके विकास पर इसका भी प्रभाव पड़ा है और साथ ही के साथ हिमानी चक्र यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हिमानी चक्र जो है इसका भी जीवन के विकास पे जो है अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला सवाल देखेंगे, महान हिम युग जो है ये संबंधित है किससे। ये सवाल ओके, ये आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन है। महान हिमयुग जो है इसका संबंध किस समय से है, प्लिस्टोसिन से है, ओलिगोसिन से है, होलोसिन से है या फिर इयोसिन से है। ठीक है, बात किसकी हो रही है, महान हिमयुग की। ठीक है, आइस एज की। तो मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों ने जो आइस एज है इस घटना को बताया है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर जो आइस एज है ये कई बार ये घटना जो है यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन मुख्य रूप से जो महान हिमयुग आया है जहां पे सबसे ज्यादा हिमानीकृत तरीके से पृथ्वी जो है डेवलप हुई थी वो कौन सा था, आपका प्लिस्टोसिन। ठीक है, कौन सा था, आपका प्लिस्टोसिन पीरियड। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आए हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होप आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और भी बहुत सारे जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है वो आगे वाले चैप्टर्स में हम कंप्लीट करेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।